हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में और यह इस सीरीज़ का हमारा पहला लेक्चर है। एमसीक्यू फॉर्म में हम इस वीडियो को लेकर आने वाले हैं और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और आपको जो उसका क्रम है उसको समझाने की कोशिश करें। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, हम सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुग़ल साम्राज्य, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं और बताना चाहेंगे कि आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रमुखतः बात करेंगे बाबर और हुमायूं के बारे में। बैक टू बैक हम वीडियोस लेकर आएंगे, फिर हम उनकी प्रशासनिक मुग़ल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आर्थिक, सामाजिक, मनसबदारी, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था। अगर आप पढ़ चुके हैं इसको तो सभी जानते हैं, बाबर जो है मुग़ल वंश का संस्थापक था। अगर हम बाबर की बात करें कुल मिलाकर कि भाई इसका क्या है, तो 1483 में अंदीजाना फरगाना उज़्बेकिस्तान में इसका जन्म होता है। ठीक है, कब जन्म होता है इसका? 1483 फरगाना उज़्बेकिस्तान में इसका जन्म होता है। इसका जन्म होता है। ठीक है, जो इसके पिता होते हैं उसका नाम होता है उमर शेख मिर्ज़ा। एक्चुअल में जो इसकी पीढ़ियाँ थी वो मिर्ज़ा मतलब लगाती थी, अब हम आज की भाषा में सरनेम कहें। बाद में बाबर ने ही इस उपाधि को त्याग कर जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो इसकी 5th जनरेशन था ये तैमूर लंग की ओर से, पिता की ओर से, जो इसकी माता थी उसका नाम था कुतलुग निगार खान। ठीक है, कुतलुग निगार खान इसकी माँ का नाम था और ये चंगेज़ खान के वंशज से जो है 14th नंबर पर था। तो बाबर में इस प्रकार से दोनों का खून है और जनरली जो ये माना जाता था, इसकी जाति वो मानी जाती थी चगताई तुर्क। चगताई तुर्क जो है इसकी जाति मानी जाती थी बाबर के बारे में। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुग़लों की जाति क्या थी। तो जस्ट अभी हमने इसकी बात करी है, चगताई तुर्क जो थी इसकी जाति थी। बाबर ने किस उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने जो है 1507 में मिर्ज़ा की उपाधि को त्याग कर, ठीक है, मिर्ज़ा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। और बाबर, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है और जो इसका पहला आक्रमण था वो 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। और बाकी के जो इसके 4 आक्रमण हैं उसको तो वो वर्ल्ड फेमस है, तो उसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, क्रमशः पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी युद्ध और घाघरा का युद्ध। चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब पहला नहीं, अब हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, कई सारी तारीखें आपको दे रखी है, लगभग कुछ ही दिनों के अंतराल पे है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर इस फॉर्म में इसलिए लिया है क्योंकि MPPSC जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ चुका है, युद्ध की पर्टिकुलर वो तारीख भी पूछता है, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। हमें पता है इस समय पर जो भारत में लोदी वंश का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत की ओर से, और जो इब्राहिम लोदी है इसके साथ इसका युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो है बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। और इसी के साथ बाबर जो है फाइनली अपने पैर ज़मीन पर गाड़ दिए थे। इसने कहाँ? क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत के क्या राजा को हरा दिया है, तो ये भारत में जो है फाइनली प्रवेश कर चुका था। अब चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी बातें आपको याद रखना है। पानीपत के युद्ध के बारे में हम और बातें आपको बताएं। इस युद्ध में जो बाबर है उसके पास 1200 सैनिक थे। ठीक है,
उसके पास कितने 1200 सैनिक थे, और जो इब्राहिम लोदी थे इसके पास 1,00,000 सैनिक थे, अर्थात 1:8 का रेशो था। लेकिन उसके बाद भी बाबर जीत गया था क्योंकि इसने युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, इसने युद्ध में तोप का प्रयोग किया था, तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था, काफ़ी आधुनिक थी इसलिए इसे जीत हासिल हुई। और इसके जो प्रमुख तोपची है इसके नाम भी आपको याद रखना है, मुस्तफ़ा जो कि निशानेबाज था, और उस्ताद अली। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी क्या होता है, इस युद्ध में मारा जाता है, और बाबर जब जीत जाता है वो इतना खुश होता है कि वो हर नागरिक को एक चांदी का सिक्का देता है, और इसी उदारता के कारण बाबर इस युद्ध में कलंदर की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जितने भी फैक्ट बताए ये सारे आपको याद करना ज़रूरी है, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन के अंतर्गत सारे फैक्ट बता दिए हैं। युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर के 1200 सैनिक थे, इब्राहिम लोदी के 1,00,000 थे, अर्थात 1:8 का रेशो था। तुगलमा पद्धति से इसने युद्ध लड़ा और ये जीता, और इसके बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की, और इसमें जो उसके प्रमुख तोपची थे वो थे मुस्तफ़ा जो कि निशानेबाज था, और प्रमुख और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था उस्ताद अली। ठीक है, तो इतनी बातें हमें इस युद्ध के रिस्पेक्ट में याद रखना है। तो अब यहाँ से आप जो है विभिन्न प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कलंदर की उपाधि उसको मिली थी क्योंकि उसने सभी को जो है अपना दिल खोलकर चांदी का सिक्का दिया था। तुगलमा युद्ध नीति में तोपखाना का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में पहली बार किया था, तो इसका सही उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने जेहाद का नारा किस युद्ध में दिया था। चलिए, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर तलाशने से पहले जो यहाँ पर सारे युद्ध आप देख पा रहे हैं एक बार इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम क्योंकि इस वाले हम जो वीडियो आपके लिए ला रहे हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य हमारा एमसीक्यू फॉर्म के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देना है। ठीक है, कि किसी भी प्रकार से कोई पॉइंट ना छूटे और आप उसका आंसर दे पाए। अगर मतलब ये है कि अगर हम अच्छे से याद करें ही ना तो हमारी पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर से पहले हम बढ़ते हैं फिर से इनकी पर्टिकुलर डेट की तरफ, क्योंकि हमें पता है वे जो पीएससी है चाहे वो यूपीएससी हो वो डेट भी पूछता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो हम पता है ये वाला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 27 मार्च 1527 को। सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम क्रम से हुए हैं तो हमारे लिए याद करने में आसानी है। ये बहुत अच्छा काम करा इसने, जो भी करा हो। वैसे काम तो अच्छा नहीं किया था इसने हमारे देश पे आक्रमण करके। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को किया, और चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को, और 6 मई 1529 को जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। पानीपत का जो युद्ध हुआ था जैसा कि अभी हमने बताया बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का जो युद्ध था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में हुआ था, और ये वाला युद्ध जो है बाबर वर्सेस मैदनी राय के बीच में हुआ था, चंदेरी का युद्ध। और ये वाला जो लास्ट वाला युद्ध है बाबर वर्सेस जो है अफगान जो है उनके बीच में हुआ था, और इन सारे युद्ध में जो बाबर है वही विजय रहा था। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो ये है खानवा के युद्ध में। ठीक है, खानवा का युद्ध जो राणा सांगा के साथ हुआ था, इस युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। जिहाद का मतलब है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको मार डालो। यहाँ पर इसने ये इसलिए नारा दिया था क्योंकि राणा सांगा काफ़ी जो है ताकतवर थे। इनके बारे में जितनी भी तारीफ करें वो कम है। ऐसे विरले व्यक्ति बहुत कम जो है जन्म लेते हैं, हमें सुनने को मिलता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में राणा सांगा हारे ज़रूर थे, लेकिन बाद में जो है 2 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई थी हृदय भग्न रोग के कारण। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी हृदय भग्न रोग के कारण। ऐसा माना जाता है कि इनको धीमा जहर दिया गया था। ठीक है, तो ये राणा सांगा के बारे में बात है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की, तो खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के साथ हुआ था। तारीख बता दी है 17 मार्च 1527। जल तथा स्थल दोनों में लड़ा गया बाबर के द्वारा पहला युद्ध कौन सा था। ठीक है, न सिर्फ बाबर के टाइम पे बल्कि मध्यकालीन भारत का ऐसा पहला युद्ध जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था दोस्तों, तो वो वाला युद्ध है घाघरा का युद्ध। ठीक है, जो कि अफगानों के साथ हुआ था इस 6 मई 1529 को ये जल और थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर की कब्र कहाँ है, तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी आगरा में। ठीक है,
बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, और इसको जो पहले है इसके जो डेड बॉडी है उसको आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया था, जो बाबर ने स्वयं बनवाया था। लेकिन जो इसकी आत्मकथा है बाबर ने लिखी थी तुर्की में, बाबरनामा, उसने इच्छा जाहिर की थी कि जब मैं मरूं तो मेरी जो कब्र है वो काबुल में बनाए। तो बाद में फिर इसकी कब्र को कहाँ शिफ्ट किया गया? काबुल में शिफ्ट किया गया। तो कुल मिलाकर हम बात करें फाइनली तो बाबर की कब्र कहाँ है? तो काबुल में है। आई थिंक अब स्टोरी समझ गए होंगे। और आगरा में ज्यामिति विधि से बाग बनवाया था, आराम बाग, जिसको नूरे अफगान भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा था उसकी भाषा बताइए। बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है अगर हम ध्यान ना दें तो हमें पता है जैसे कि बाबर जो है चगताई तुर्क जाति का था, तो सिंपल सी बात है इसने तुर्की भाषा में ही लिखा होगा। दो ऑप्शन है, तो तुर्की में कौन सा? तो तुर्की में है बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसकी रचना बाबर ने स्वयं की थी और वो भाषा तुर्की में था। बाद में अब्दुल रहीम खाना खाना आता है, और ये अब्दुल रहीम खाना खाना जो अकबर का संरक्षक होता है बैरम खान, उसका लड़का रहता है। तो अब्दुल रहीम जो खाना खाना रहता है वो इसकी आत्मकथा को ट्रांसलेट करता है फारसी भाषा में, ठीक है, फारसी भाषा में ट्रांसलेट करता है और उसका नाम रखता है ये तुजुक ए बाबरी, ठीक है, ये तुजुक ए बाबरी में बाद में ट्रांसलेट करता है। चलिए ये बात याद रखना। तो बाबर की कविता संग्रह को क्या कहा जाता है? हम सोच भी नहीं सकते, इसकी कविता संग्रह को दीवान कहा जाता है, ठीक है। दीवान के कई अर्थ निकलते हैं मुगल काल में ही। निम्न में से किसका बाबर ने निर्माण नहीं करवाया था? ठीक है, ये बाबा लिखा हुआ आ गया है। बाबर ने किसका निर्माण निम्न से नहीं करवाया था? तो काबुली, सिंपल सी बात है, हमें ऑप्शन से समझ पा रहे होंगे, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा अकबर के समय पे निर्मित हुआ था, हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था। तो सिंपल सी बात है, अभी हुमायूं कहाँ से आ जाएगा? हुमायूं तो गद्दी संभालेगा इसके बाद। तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत इसने बनवाई थी, जामी मस्जिद संभल रोहलगढ़ इसने बनवाई थी, बाबरी मस्जिद जो कि राम मंदिर था जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था, जो कि गुप्त साम्राज्य के राजा थे, इसको तोड़कर इसने जो है बना दिया था। और आराम बाग जो कि कहाँ पर है? आगरा में है। तो इसका निर्माण इसने करवाया था। बाबर ने निम्न में से कौन सी चांदी की मुद्रा जारी की थी? ठीक है, कौन सी चांदी की मुद्रा जारी की थी? तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ठीक से जम नहीं पाया है। इसका फिफ्थ ऑप्शन भी है 1 व 2, तो इसका फिफ्थ ऑप्शन आएगा, अर्थात शाहरुख और बाबरी नामक जो है बाबर ने जो है सिक्के चांदी के जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको। हमने बाबर के बारे में सब कुछ पढ़ा कि किस प्रकार से उसने भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद प्रवेश किया, यहाँ की जो है दिल्ली सल्तनत के जो राजा है उसको हराकर यहाँ की गद्दी पर अपना हक जताया, और उसने अपने जो है किस प्रकार से युद्ध लड़े, कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की, और फाइनली उसकी आत्मकथा। फिर यहाँ पर जो है फिर बाद में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर के जो है 4 लड़के रहते हैं। ठीक है, बाबर के 4 लड़के कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 4 नहीं, 4 लड़के होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 लड़के रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसकी मृत्यु के बाद अब जो है इसका पुत्र ही जो है अगला राजा बनेगा, या हम कहे बादशाह बनेगा, तो वो होता है हुमायूं। तो 1530 से 1540 तक जो है हुमायूं जो है राजा रहता है, लेकिन फिर बाद में इसको जो शेरशाह हरा देता है, 15 साल के लिए निर्वासित हो जाता है और फिर से 1555 में ये आता है। तो इस प्रकार से हुमायूं जो है 2 बार जो है अपॉइंट होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब है इसी, क्योंकि अब हमारा जिक्र हुमायूं का होने वाला है, इसलिए हमने आपको इतनी बातें फैक्ट बताए कि अब आ गया है समय 1530 के बाद, जो कि हुमायूं का है। तो दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये करवाई थी हुमायूं ने। कब? 1533 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की जो रचना है वो की थी गुलबदन बेगम ने। बाबर नामा की रचना तो बाबर ने की थी, लेकिन हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की कौन थी? बहन थी।
हुमायूं को किसने भाग्यहीन कहा है? ठीक है, अब तो आपको बताएंगे कि जो हुमायूं शब्द है जिस भी भाषा में इसका अर्थ निकलता है, इसका अर्थ निकलता है भाग्यशाली। ठीक है, हुमायूं शब्द का अर्थ क्या निकलता है? भाग्यशाली। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने अपने जीवन में कई अप एंड डाउन्स देखे, कई उतार चढ़ाव देखे, जिसके कारण जो एक इतिहासकार है लैनपुल, उन्होंने इसे क्या कहा था? भाग्यहीन कहा था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो कि उसकी वाइफ ने बनवाया था। हाजी बेगम जो है हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था। कब करवाया था? 1564 में करवाया था। और इस मकबरे का मैप किसने तैयार किया था? तो वो किया था मिरक मिर्ज़ा गियास ने। ठीक है, और श्वेत संगमरमर से बना ये भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना भी की गई थी। ठीक है, मकबरा बनवाया, इसके चारों ओर जो है एक बाग की रचना की गई थी। और तो इतने फैक्ट जो है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में याद रखना है। चलिए, हुमायूं को किस चीज़ का शौक था? तो हुमायूं जो था इसको अफीम खाने का शौक था। ठीक है, चलिए, निम्न में से किन शासकों ने अपना 2 बार राज्याभिषेक नहीं करवाया? इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर आपको ऐसे 3 शासक मिलेंगे जिन्होंने अपना जो है राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। तो इसका सही उत्तर है नहीं के रिस्पेक्ट में अकबर। और 2 बार राज्याभिषेक किसने करवाया था? हुमायूं ने, औरंगजेब ने और फिरोज शाह तुगलक ने। हुमायूं, हम पता है, बाबर की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन शेरशाह इसे 1540 में जो कन्नौज का युद्ध होता है उसमें हरा देता है। तो ये बाहर चले जाता है। 15 साल का निर्वासित जीवन के बाद ये फिर से कमबैक करता है। 1555 में ये जो होता है इसका राज्याभिषेक होता है, लेकिन फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये 2 बार अपॉइंट होता है। इसी प्रकार औरंगजेब के बारे में भी हम आगे जब वीडियो पढ़ेंगे तब बताएंगे, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में तभी चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर बात करें तो एक और है शिवाजी, इनका भी 2 बार अभिषेक हुआ था। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को इंसान कामिल की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, हुमायूं को इंसान कामिल की उपाधि किसने दी थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब है वो है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने कहा था। शेरशाह को किस युद्ध में मयूर को हरा, ठीक है, हुमायूं है, मयूर नहीं है। किस युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करा था? शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा किया था? तो हम आपको बता देते हैं कि जो हुमायूं था उसके कई युद्ध हुए थे, और कई बार उसका आमना सामना जो है शेरशाह से भी हुआ था। जैसे 1532 में चुनार का घेरा डाला था, लेकिन तब उन्होंने समझौता कर लिया था। अगर हम फाइनली 2 युद्धों की बात करें तो 2 युद्ध बहुत प्रमुख है, आपको भी याद रखना है। एक 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, और एक हुआ था 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो जो कन्नौज का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है, फाइनली इस युद्ध में जो है शेरशाह जो है हुमायूं को फाइनली गो आउट कर देता है 15 साल के लिए, और ये क्या करता है, अपना निर्वासित जीवन बाहर जीता है। चौसा के युद्ध की अगर हम बात करें तो हुमायूं की हार हो जाती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि एक नदी में कूद जाता है, तो एक निज़ाम भिश्तिया, एक मोची जो होता है हुमायूं को की जान बचाता है, गंगा और कर्मनाशा नदी को पार करवा देता है, उसकी मदद करता है। ठीक है, तो फाइनली उसकी जान बचा लेता है, लेकिन फिर से कन्नौज के युद्ध में जो है पराजित हो जाता है, भारत से बाहर चला जाता है। तो जो चौसा के युद्ध में जब शेरशाह हुमायूं को हराता है तो वो शेर खान उसका नाम रहता है, तो वो शाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो शेरशाह याद रखिएगा। वैसे इसका ओरिजिनल नेम फरीद खान होता है। ये एक बार ये क्या करता है कि एक शेर को मार देता है, इसीलिए इसको शेर खान की उपाधि मिलती है। शौर लिखा हुआ शेर है। चलिए, इतनी आई थिंक बातें काफ़ी होंगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर भी हुमायूं के बारे में लगभग सारी बातें कवर कर दी हैं। अगर कुछ फैक्टर्स छूट रहे हैं तो यही है कि हुमायूं की मृत्यु कब होती है।
ठीक है। तो हुमायूं की मृत्यु की भी बात कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में, जिसका निर्माण वो खुद ही करवाता है 1533 में, उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या होता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो एक इतिहासकार होता है जिसका नाम होता है लेनपुल, वो एक स्टेटमेंट कहता है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक है, आपने देखा है किस प्रकार से शेरशाह से वो हारता है, नदी में गिरता है। ठीक है, वो तो वो निजाम भिश्ती उसकी जान बचा लेता है तो वो बच जाता है। फिर जो है बाद में फिर से हार जाता है कन्नौज के युद्ध में और बाहर जो है वो निर्वासित जीवन जीता है फाइनली। फिर वो कमबैक करता है और फिर लास्ट में जिस भवन को बनवाता है उसी की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हुमायूं को अफीम खाने का शौक था, उसी प्रकार माना जाता है कि ये ज्योतिषी में भी विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह में 7 दिन में 7 रंग के क्या करता था, कपड़े पहनता था। तो हम थोड़ी सी और आपको भी बात बताना चाहेंगे, शायद ये बातें छूट रही है यहाँ पर। तो चौसा का युद्ध की हम बात कर लेते हैं। हमने आगे भी जो है 4 युद्धों की बात करी है। तो चौसा का जो युद्ध है वो 25 जून 1539 को शेर खान एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, शेर खान वर्सेस हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें ये हार जाता है और शेर खान जीत जाता है और शेर शाह की पदवी धारण करता है। इसी प्रकार फिर कन्नौज का युद्ध होता है, जिसको कि हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, और इसकी तारीख आपको याद रखना है दोस्तों, 17 मई 1540 में शेर खान एवं हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है, शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है। ठीक है, अब आपको एक और बात बताते हैं, तो ये है कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है इसके पिता बाबर की मृत्यु के बाद, तो इसके पिता के निर्देश के अनुसार ही अपने राज्य का बंटवारा ईमानदारी पूर्वक कर देता है अपने भाइयों में। कभी कभी क्वेश्चन भी शायद आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका एक भाई रहता है कामरान, जिसको ये काबुल और कंधार देता है, वही काबुल और कंधार जो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया था सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, ये इसको देता है। मिर्जा अस्करी को संभल देता है। मिर्जा हिंदाल भी इसका एक भाई होता है जो इसको ये बदख्शां प्रदेश देता है। और इसका एक चचेरा भाई होता, ये जो मिर्जा हिंदाल है, मिर्जा हिंदाल को देता है ये अलवर और मेवाड़। ठीक है, अलवर और मेवाड़ देता है। और इसका एक चचेरा भाई होता है सुलेमान मिर्जा, उसको देता है ये बदख्शां प्रदेश। तो इस प्रकार से ये अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो दोस्तों हुमायूं के बारे में इतना ही, हमने सारी बातें करी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अकबर के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सारे फैक्ट को हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, यकीन मानिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फिर से कहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।